हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट ऑफिशियल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी हॉर्नबिल बुक से एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम जो कि है द वॉइस ऑफ रेन बाय वॉल्ट विटमैन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पोएट हैं वॉल्ट विटमैन, उन्होंने इस पोएम के थ्रू हमें साइंस का एक टॉपिक बहुत ही ब्यूटीफुली बताया है। अब वो साइंस का टॉपिक कौन सा है? वो है वाटर साइकिल। जी हाँ, इस पोएम के थ्रू हमें वाटर साइकिल के बारे में पता चलेगा। तो वाटर साइकिल भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस पोएम का जो नेम है द वॉइस ऑफ रेन, इसको मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे वॉइस ऑफ रेन क्यों दिया गया है। अब यहाँ पे यूज़ किया गया है एक लिटरेरी डिवाइस। लिटरेरी डिवाइस जनरली आपने अपनी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में पढ़ा होगा। यहाँ पे जो स्पेसिफिकली लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है वो है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है कि जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को किसी नॉन लिविंग से लिंक करें, जैसे कि रेन जो है वो नॉन लिविंग है और वॉइस जो है वो लिविंग कैरेक्टर है। मतलब कि वॉइस एक तरीके से हम ह्यूमन बींग्स का एक कैरेक्टर है, लेकिन उसको पोएट ने रेन के साथ लिंक किया है, तो इसी को बोलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। अब हम वाटर साइकिल को भी एक बार समझ लेंगे, क्योंकि इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हमें वाटर साइकिल भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो और यहाँ पे वाटर साइकिल को हम क्लियर कर लेंगे। तो जैसा कि आपने अपनी साइंस क्लासेस में पढ़ा होगा कि वाटर साइकिल में मेजर रोल प्ले करने वाला कौन है? सन है। और इसके बाद यहाँ पे हम बना लेते हैं अपनी वाटर बॉडीज़। तो यहाँ पे वाटर बॉडीज़ हो गए। वाटर बॉडीज़ में बहुत सारा आ सकते हैं, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और सी भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे हम बना लेते हैं ट्री। यहाँ पे मैं आपको एक रफ डायग्राम दे रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। यहाँ पे ट्री हो गया और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वाटर साइकिल को समझना। तो वाटर साइकिल में सबसे पहले क्या होता है कि जो सन का लाइट होता है, सन का लाइट वो किसी भी वाटर बॉडी पे पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम रिवर का ले लेते हैं। अब सनलाइट जो है वो एक रिवर पे पड़ा तो उसका सरफेस क्या होता है, वो गर्म होना शुरू हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, जो पानी उसमें होता है, किसी भी रिवर में होगा पानी, तो वो पानी क्या होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सरफेस गर्म होने की वजह से वो पानी जो है वो वेपर फॉर्म में, मतलब कि गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसी को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, जिसमें कि वाटर जो है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम? इवेपोरेशन बोलेंगे। अब दूसरा टर्म हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आप अपने प्लांट्स में पानी डालते हो और 24 आवर्स बाद जब आप दोबारा देखने जाते हो तो फिर से हमारे प्लांट्स मुरझा जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारे जो हमने पानी डाला होता है वो लीव्स कुछ ले लेते हैं, कुछ रूट्स ले लेते हैं, कुछ सॉइल अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि सनलाइट जब पड़ता है तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर का यहाँ पे लॉस हो जाता है और वो भी जो वाटर होता है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, दोनों चीज़ आपने देखी, दोनों जगहों पे क्या हुआ, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और फिर क्या होता है कि ये दोनों जब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाने लगता है। और जब एक मैक्सिमम हाइट पे वो पहुंच जाता है तब क्या होता है कि वो कूल डाउन होना शुरू हो जाता है। जो वेपर्स होते हैं वो कूल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो वाटर वेपर है कूल डाउन होने के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने के बाद वो क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इसी क्लाउड के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। अब कंडेंसेशन का मतलब आप समझो कि जो वाटर वेपर है गैस फॉर्म में है, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने को कंडेंसेशन बोलते हैं। अब कंडेंसेशन प्रोसेस में कुछ जो एक्स्ट्रा ड्रॉपलेट्स बच जाते हैं जो कि क्लाउड नहीं बन पाते हैं, वो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होके यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस होता है। अब प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो रेन या फिर स्नो के फॉर्म में कहाँ पे आ जाता है, दोबारा से हमारे अर्थ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो साइकिल है
वो ऐसे ही कांस्टेंट चलता रहता है। यहाँ से ये हमारे अर्थ से स्टार्ट हुआ और दोबारा से फिर कहाँ पे वो आ गया, हमारे अर्थ पे ही आ गया। इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस इंक्लूड हुए, वेपोरेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, उसके बाद प्रेसिपिटेशन हुआ, तब जाके वो दोबारा से अपने ओरिजिन पे ही आ गया। मतलब कि वाटर साइकिल का जो ओरिजिन था वो था अर्थ, और दोबारा से भी वो कहाँ पे आ गया, अर्थ पे भी आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। तो वापस से हम अपनी पोएम पे कम बैक कर लेते हैं। तो पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इस पोएम में बहुत सारे आर्केइक वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। अब आर्केइक वर्ड्स क्या होते हैं, तो पहले मैं आपको इसकी स्पेलिंग बता देती हूँ। ये है आर्केइक की स्पेलिंग। अब आर्केइक वर्ड्स का मतलब क्या होता है, तो आर्केइक वर्ड्स बोलते हैं प्राचीन शब्द को। मतलब कि जो पहले के टाइम पे पोएम्स लिखे जाते थे उनमें जो वर्ड्स यूज होते थे, कुछ स्पेसिफिक ऐसे वर्ड्स होते थे जो ओल्ड पोएम्स में यूज होते थे, लेकिन अभी के टाइम में जनरली यूज नहीं होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ आर्केइक वर्ड का, तो यहाँ पे इस पोएम में ये एक एग्जांपल है उसका। क्या है ये, हु आर दो। इसका मतलब होता है आज के टाइम में हु आर यू, लेकिन पहले जो पोएम्स होती थी उनमें यही यूज होता था, हु आर यू नहीं यूज होता था। ठीक है, तो यही होता है आर्केइक वर्ड्स का मीनिंग। अब हम आगे फर्दर पोएम को रीड करेंगे और वर्ड मीनिंग साथ के साथ क्लियर करेंगे। एंड हु आर्ट दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही इसका मीनिंग क्लियर कर दिया था। हु आर दो का मतलब क्या होता है, हु आर यू। ठीक है, तो ये हमारे जो पोएट हैं वॉल्ट विटमैन, वो रेन से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। यहाँ पे गिवन है ना सॉफ्ट फॉलिंग शावर, तो जो हमारे पोएट हैं वो रेन से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। उसके बाद क्या बोल रहे हैं हमारे पोएट, Which strange to tell gave me an answer as here translated। अब वो बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज भी है। मैंने जब उससे ये क्वेश्चन पूछा तो उसने मुझे आंसर भी किया। अब उसने मुझे क्या आंसर किया वो आगे देखते हैं। I am the poem of the earth said the voice of rain। वॉइस ऑफ रेन क्या बोलती है, मतलब कि रेन क्या बोलते हैं हमारे पोएट से कि मैं इस अर्थ की पोएम हूँ। ठीक है, Eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea। अब यहाँ पे इटर्नल का मतलब क्या होता है कि नेवर एंडिंग, जो कि कभी ना ख़त्म हो। ठीक है, और इम्पैल्पेबल का मतलब क्या होता है कि जिसको कि हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, या फिर जिसको कि हम टच नहीं कर सकते, जिसको कि हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेन है वो क्या बोल रहे हैं हमारे पोएट से कि मैं कभी भी एंड नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने आपको वाटर साइकिल में बताया, वाटर साइकिल कंटिन्यूअस है, वो कभी भी एंड नहीं होता है, हमेशा वो कंटिन्यूअसली चलती ही रहता है। तो इसका मतलब यही है, रेन का कहने का मतलब यही है कि मैं कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, नेवर एंडिंग हूँ। और जो उसमें मैंने आपको बहुत सारे प्रोसेसेस टर्म्स बताए थे, जैसे कि इवेपोरेशन था, उसमें ट्रांसपिरेशन था, क्या उस प्रोसेस को हम टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बस उसको हम फील कर सकते हैं। और जब वो लैंड से मतलब कि ट्रीज़ के थ्रू ट्रांसपिरेट होके या फिर वाटर बॉडीज से वाटर इवेपोरेट होके जब स्काई में जाता है, तो क्या हम उसको देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, बस हम उसको फील कर पाते हैं। ठीक है, तो वही रेन बोलना चाहता है कि मैं कभी ना एंड होने वाला प्रोसेस हूँ और ना मेरे को टच किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपवर्ड टू हेवन winds vaguely formed all together changed and yet the same। अब यहाँ पे वैगली का मतलब क्या होता है कि नॉट क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेन है वो क्या बोल रही है कि जब मैं बॉटम मतलब कि सी से जब मैं ऊपर जा रही होती हूँ तो मैं बिल्कुल स्वर्ग तक मैं पहुँच जाती हूँ। ठीक है, स्वर्ग से भी मैं ऊपर पहुँच जाती हूँ।
लेकिन उसके बाद भी में क्लियरली विजिबल नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब वाटर वेपर क्लाउड्स में कन्वर्ट होते हैं तो क्या वो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं समझ आता है। बस हाँ, इतना समझ आता है कि क्लाउड है, लेकिन उसमें जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या आपको क्लियरली विजिबल होते हैं? नहीं होते हैं। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं अरेन कि ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। इसमें देखने को तो बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन जो उसका अस्तित्व है वो तो सेम ही है। चाहे वो वेपर के फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में है, तो वो वाटर ही ना। तो यही रेन बोलना चाहता है कि मैं कितनी भी ऊपर चली जाऊं, मैं हेवन से भी ऊपर चली जाऊं, मैं क्लियरली विजिबल नहीं रहती हूँ, और मेरा जो अस्तित्व है वो सेम ही है। मैं एक वाटर ही हूँ, लेकिन बस उसके फॉर्म्स अलग अलग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। I descend to lave the draughts, atomies, dust layers of the globe। अब यहाँ पे डिसेंड का मतलब क्या होता है कि कम डाउन, मतलब कि नीचे आना। ड्रॉट्स मतलब तो आप समझते हो सूखा पड़ जाना। और यहाँ पे एटमीज मतलब क्या होता है? जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं जो कि अंदर ज़मीन में दबे होते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि वाटर क्या कहना, रेन क्या कहना चाहता है, सॉरी। तो यहाँ पे जो रेन है वो क्या बोल रही है कि जब मैं नीचे गिरती हूँ तो जो पूरा सूखा पड़ा हुआ होता है लैंड पे, उसको मैं फुलफिल करती हूँ। मतलब कि वहाँ पे अगर बारिश आती है तो सारा कुछ सही हो जाता है, वहाँ का एनवायरनमेंट। और एटमीज, एटमीज मतलब कि जो बीज जो कि लैंड में गड़े होते हैं, जो कि धरती के अंदर दबी हुई होती है, वो बिना रेन के कारण ग्रोथ नहीं कर पा रही होती है। मैं जब नीचे आती हूँ उसी के कारण क्या होता है? उनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, उनका जन्म शुरू होता है। फिर थर्ड क्या वो अपना रोल बता रही है कि डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, कि जो डस्ट होती है, अब डस्ट में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, गंदगी सिर्फ नहीं हम उसको बोलेंगे, जैसे कि पोल्यूशन भी होता है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी बढ़ते जाता है। और जब रेन आता है तो थोड़ा सा हमें अच्छा फील होता है, क्योंकि क्या बोल सकते हैं कि जो पोल्यूशन भी एक तरीके का डस्ट लेयर ही है। और रेन आने के कारण क्या होता है? वो डस्ट लेयर जो है हट जाता है, जो आसपास में हमारे एनवायरनमेंट में गंदगी होती है वो भी साफ हो जाता है। ठीक है, तो रेन का कहने का मतलब यही है कि वो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले कर रही है। वो क्या है कि सूखा जो पड़ा होता है वो कम हो जाता है, कम क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एटमीज जो कि बीज दबे हुए होते हैं लैंड के अंदर, वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। डस्ट लेयर्स ऑफ ग्लोब, जो भी गंदगी होती है उसको वो साफ कर देती है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। अब वही बात यहाँ पे वो बोल रही है, रेन जो है वो हमारे पोएट से यही बात बोल रही है कि लेटेंट मतलब कि हिडन इन द सॉइल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, हिडन इन द सॉइल। अब जो बीज जो कि मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर दब चुका होता है, वाटर आने के कारण ही वो बाहर निकल पाते हैं, उनकी ग्रोथ हो पाती है, बिना उसके वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। अब यहाँ पे फॉर एवर, डे बाई नाइट का मतलब यही है कि ये कंटिन्यूस साइकिल है, ये दिन रात हमेशा चलते रहते हैं। वाटर साइकिल कभी भी नहीं रुकता है, वो हमेशा ही चलता रहता है। नेक्स्ट क्या है? गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन, ओन ओरिजिन। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि जो रेन है उसका ओरिजिन क्या है? वो है लैंड, मतलब कि अर्थ है। और जब बारिश पड़ती है, जब वो रेन बन जाता है, मतलब कि स्टार्ट तो वो वाटर वेपर के प्रोसेस से स्टार्ट होता है, इवेपोरेशन से स्टार्ट होता है, लेकिन जब वो कंडेंसेशन करता है, प्रेसिपिटेशन करता है, तो रेन बनता है, फिर वापस से तो वो अर्थ पे ही आता है। तो जो मेन उसका ओरिजिन है वो तो अर्थ ही है, लेकिन जब वो रेन के फॉर्म में वापस से अपने अर्थ पे, अपने ओरिजिन पे आता है, तो वो बहुत सारी लाइफ्स देता है। जैसे कि उसी के कारण जो बहुत सारे सीड्स होते हैं वो ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे सूखा पड़ा होता है वहाँ पे भी लोगों को अपनी ज़िंदगियाँ मिलती हैं, लोग अच्छे तरीके से रहने लगते हैं। ठीक है, जो पॉल्यूशन के कारण लोग परेशान होते हैं उनको भी रिलीफ मिलता है। तो रेन का कहने का मतलब यही है कि मैं जहाँ से शुरू होती हूँ, जब मैं रेन के फॉर्म में आती हूँ, तो फिर मैं वहीं पे अपने जहाँ से मैं स्टार्ट हुई थी वहाँ पे मैं सारे लोगों को लाइफ्स प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। अब वो बता रही है कि मैं जब रेन के फॉर्म में अपने ओरिजिन पे आती हूँ तो फिर मैं सारे जो इम्प्योरिटीज़ होती है वहाँ की सबको मैं साफ़ कर देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ और बिल्कुल ब्यूटीफुल हो जाता है। मेरा जो ओरिजिन है ब्यूटीफुल हो जाता है, मतलब कि अर्थ जो है बहुत सुंदर हो जाता है। अब यहाँ पे आपको पैराग्राफ में कुछ इंटरेस्टिंग सा पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग रेक्ड और अनरेक्ड डली विथ लव रिटर्न्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ही एक प्यारी सी बात लिखी गई है और यहाँ पे भी आपको एक तरीके से ना साइकिल पढ़ने को मिलेगा। अब वो साइकिल में क्या है, जैसे कि यहाँ पे अब आप पोएम की बात छोड़ दो, एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे कि कोई एक सिंगर है, उसने अपना एक सॉन्ग बनाया, ठीक है, उसने अपना एक सॉन्ग बनाया, उसे बहुत अच्छा लगा कि ये मैंने सॉन्ग बनाया, तो आगे क्या करता है, उसको रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी वहाँ पे कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे वो कुछ लोगों तक गया, मान के चलो यहाँ पे ये 2 लोगों तक गया, ठीक है। उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने उसे रिटन फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद ये रही इंडस्ट्री वगैरह की बात, तो फिर वो कुछ ग्रुप या फिर कुछ कम्युनिटी तक जाता है जो कि इंडस्ट्रीज में होते हैं, तो फिर वो उन्हें अप्रूव करते हैं, ठीक है। यहाँ ये सॉन्ग कैसा है, अच्छा है या बुरा है, तो मान के चलो कि इसमें से यहाँ पे 8 पर्सन्स हैं, उन्होंने यहाँ पे इस गाने को सिलेक्ट कर दिया और इसे आगे अप्रूव कर दिया। लेकिन जो 2 लोग हैं, इन्हें ये पसंद नहीं आया। अब हो सकता है कि कुछ पर्सनल इश्यूज से या फिर उन्हें किसी और वजह से ना पसंद आया वो सॉन्ग, तो इन 2 लोगों को पसंद नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर भी वो सॉन्ग अप्रूव हो गया, ठीक है। और इसके बाद सॉन्ग अप्रूव होने के बाद ये जो सॉन्ग है बहुत सारे लोगों तक पहुँचा, पब्लिक तक पहुँचा, कॉन्सर्ट्स के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, ठीक है। जैसे कि हमें बहुत सारे सॉन्ग सुनने को मिलते हैं, ऐसे ही मिलते हैं टेलीविज़न वगैरह के थ्रू, तो यहाँ तक पहुँचे। यहाँ पे भी 90% लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया, लेकिन फिर भी ये सॉन्ग तो आया कॉन्सर्ट में। उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पे मेन जो पॉइंट है वो आता है कि कुछ लोगों के पसंद ना होने से यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। जो सॉन्ग है वो तो आया, लोगों ने भी, यहाँ पे बहुत लोगों ने पसंद किया, और उन लोगों के पसंद करने की वजह से क्या है कि जो हमारे सिंगर है उसको उसका लव, जो प्यार है, वो किस फॉर्म में मिला, या तो ट्रॉफी के फॉर्म में मिलेगा, या तो अच्छे अच्छे मैसेजेस के थ्रू मिलेगा, या तो फिर कुछ कैश के थ्रू मिलेगा, ठीक है। और वो रिटर्न कहाँ गया, सिंगर के पास गया। तो यहाँ पे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कुछ लोगों को पसंद आया या नहीं आया, 90% लोगों को पसंद आया, तो ये साइकिल स्मूथली चल रहा है। तो उसी तरीके से रेन भी कहना चाहती है कि कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है रेन, लेकिन उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो लोगों को मैं पसंद हूँ या फिर जिन लोगों को मेरी ज़रूरत है, उन लोगों के थ्रू मुझे प्यार मिल रहा है, और जो मैं कर रही हूँ वो अच्छा कर रही हूँ, मेरे वजह से बहुत सारे लोगों को लाइफ्स मिल रहे हैं। तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कुछ लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। एज़ यूजुअल, जैसे कि मैंने आपको वो सॉन्ग का एग्जांपल दिया, वहाँ पे कुछ लोगों को नहीं पसंद आया, लेकिन जो मोस्टली लोगों को, 90% लोगों को वहाँ पे समझ में आया था, पसंद आया था, उन लोगों की वजह से क्या है, जो सिंगर की मेहनत है वो उसे किस फॉर्म में मिली, लोगों के प्यार के फॉर्म में मिली, ट्रॉफीज़ के फॉर्म में मिली, कैश के फॉर्म में मिली, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पोएम है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको वाटर साइकिल भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स भी मुझे जितना समझ में आया मैंने क्लियर किया। पोएम भी आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी कहीं पे डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछना, मैं आगे हो सकता है वीडियोस भी बना दूँ, और आप मुझे कमेंट करना तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी लेके आऊँगी। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग चैप्टर या फिर पोएम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।